36 साल बीत चुके हैं, लेकिन कश्मीर का सबसे काला अध्याय आज भी बंद नहीं हुआ। एक फाइल जो 3.5 दशक तक किसी अलमारी में दबी रही, अब श्रीनगर की स्पेशल NIA कोर्ट में दोबारा खुल चुकी है। और इस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब कश्मीर घाटी में इंसाफ खौफ के आगे घुटने टेक रहा था। जून 2026, जांच एजेंसियां 737 पन्नों की एक चार्जशीट लेकर कोर्ट में पहुंचती है। इस चार्जशीट में मैं ये कहूंगा कि इस चार्जशीट की पहली लाइन ही सन कर देने वाली है। एजेंसी खुद स्वीकार करती है कि यह केस पिछले करीब 36 साल से बिना किसी प्रोग्रेस के अनसुलझा पड़ा था। एक सरकारी दस्तावेज में एक जांच एजेंसी अपने ही सिस्टम की नाकामी कबूल कर रही है। इस चार्जशीट में जो नाम सबसे ऊपर है वो कोई आम अपराधी नहीं है, वो है मोहम्मद यासीन मलिक, JKLF का पूर्व चीफ कमांडर। आरोप है कि 4 लोगों के साथ मिलकर उसने 27 साल की एक नर्स का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या करवा दी। लेकिन सिर्फ ये एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जो हथियारबंद आंदोलन में बदली और फिर हिंसक आंदोलन ने एक पूरे समुदाय को जमकर निशाना बनाया। नाम था सरला भट्ट। अनंतनाग की एक कश्मीरी पंडित फैमिली में जन्मी सरला भट्ट पेशे से नर्स थी। श्रीनगर के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स में, लेकिन जिस कश्मीर में सरला भट्ट नौकरी कर रही थी वो कश्मीर तेजी से बदल रहा था। 1989 के आखिर में एक घटना घटती है जिसे आज भी कश्मीर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी रूबिया सैयद का अपहरण। सरकार दबाव में आती है, बदले में जेल में बंद 5 मिलिटेंट्स को रिहा किया जाता है। यही वो घटना है जिसने घाटी में उग्रवाद को नई ताकत दी। हथियारबंद संगठनों को यकीन हो गया कि सरकार दबाव में झुक सकती है। इसी दौर में JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट घाटी के सबसे प्रभावशाली हथियारबंद संगठनों में से एक के रूप में उभर चुका था। इसकी विचारधारा कश्मीर की आजादी की मांग पर टिकी थी, लेकिन 1989 के बाद इस संगठन की चाल और चरित्र तेजी से बदला। इस बदलाव के केंद्र में था यासीन मलिक। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो इस दौर में संगठन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरा, जिसे बाद में चीफ कमांडर के तौर पर भी जाना गया। इसी दौर में घाटी के भीतर एक और सिलसिला शुरू होता है। वो सिलसिला क्या था? सिलसिला था टारगेट किलिंग्स का। सितंबर 1989 में बीजेपी के नेता टीकालाल टपलू की हत्या होती है। नवंबर 1989 में रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या की जाती है। ये दोनों नाम कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े हुए थे। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि इन हत्याओं ने घाटी में एक साफ संदेश भेजा। वो संदेश ये था कि कश्मीरी पंडित अब निशाने पर है। इसी माहौल में हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों के सामने 2 खौफनाक विकल्प खड़े थे। सदियों से बसे हुए घरों को या तो छोड़ दिया जाए या फिर डर के साए में वो यहीं जीते रहे। फिर आता है 18 अप्रैल 1990 का काला दिन। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA की जांच के मुताबिक सरला भट्ट उस दिन भी हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचती है। दोपहर में उन्हें अस्पताल परिसर से निकलते हुए देखा जाता है।
कुछ घंटों बाद गवाह ये बताते हैं कि हथियारबंद लोग उन्हें जबरदस्ती ले जाते हैं। जांच एजेंसी का यह दावा भी है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि जेकेएलएफ के सदस्यों द्वारा पहले से तय की गई ये एक सोची समझी साजिश थी, एक बड़े अपराध की साजिश। यहां एक और सच सामने आता है जो पूरे देश को नई दिशा देता है। दशकों से एक कहानी चलती रही कि सरला भट्ट पुलिस की मुखबिर थी और यही उनकी हत्या की वजह भी बना। लेकिन नई जांच में एसआईए को इस दावे का कोई सबूत नहीं मिलता। एजेंसी की जांच के मुताबिक यह इल्जाम सिर्फ एक बहाना था, एक पहले से प्लान की गई हत्या और उसको जायज ठहराने का बहाना। सरला भट्ट का शव श्रीनगर के बाहरी इलाके में बरामद होता है और उनके साथ बरामद होती है एक चीज जो इस केस को घाटी में हुए बाकी के कोल्ड केसेस से अलग बनाती है। हाथ से लिखा हुआ एक नोट जिसमें जेकेएलएफ के नाम पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में कई गोलियों के जख्म दर्ज होते हैं। मौके से 3 खाली कारतूस के खोखे भी मिलते हैं और दशकों बाद आधुनिक फोरेंसिक तकनीक इस बात की पुष्टि करती है तीनों कारतूस एक ही हथियार से चलाए गए थे। यानी सबूत हमेशा वही थे, उसी जगह पर थे। 2026 में कोई नया सबूत नहीं मिला। जो कुछ भी मिला वो 1990 के उसी फाइल के भीतर दबा पड़ा था। सवाल सबूतों की कमी का नहीं था, सवाल था किसी ने दोबारा यह फाइल खोलकर ही नहीं देखी। अब बात करते हैं जांच एजेंसियों के चेन ऑफ एविडेंस की कि जांच एजेंसियां चेन ऑफ एविडेंस तक पहुंची कैसे। अगर यह एक सोची समझी साजिश थी तो सवाल यह है कि इसका हुक्म कहां से आया था। हर आपराधिक जांच अक्सर एक मोड़ पर जरूर पहुंचती है जहां से उसे सिर्फ अपराध नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी देखनी पड़ती है। जांच एजेंसी के मुताबिक यह चेन सीधे उस वक्त के जेकेएलएफ लीडरशिप तक जाती थी और उस लीडरशिप के केंद्र में कौन था? उसके केंद्र में था मोहम्मद यासीन मलिक, जिसे चार्जशीट में चीफ कमांडर के तौर पर दर्ज किया गया है। चार्जशीट में उसके साथ 4 और नाम भी दर्ज है। खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ उर्फ सोफी इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू। जांच एजेंसी का आरोप है कि गोली खुर्शीद अहमद चालकू ने चलाई, जबकि पूरी साजिश संगठन की लीडरशिप के जरिए रची गई थी। यह आरोप अभी अदालत में परखे जाने बाकी है और किसी भी आरोपी का दोष अभी कानूनी तौर पर सिद्ध नहीं हुआ है। यह महज आरोप है। लेकिन जो बात इस चार्जशीट को असाधारण बताती है वो एक नाम है, सरला भट्ट, जो 36 साल बाद दोबारा सामने आया है। जांच एजेंसियों ने गवाहों के बयान, पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स, दस्तावेजी सबूत, फोरेंसिक विश्लेषण, बैलिस्टिक जांच, हैंडराइटिंग सैंपल्स, इन तमाम चीजों के जरिए इस केस को दोबारा खड़ा किया। यहां तक कि यासीन मलिक से एक दूसरे केस में जब वो हिरासत में था उस दौरान इस केस को लेकर भी पूछताछ की गई। यह केस किसी अचानक हुए कबूलनामे से नहीं सुलझा। यह केस टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर महीनों की मेहनत से पुलिस ने दोबारा खड़ा किया। अब सवाल यह उठता है कि जांच 1990 में ही क्यों रुक गई थी? जवाब उस दौर के कश्मीर में छिपा है। 1990 की घाटी एक ऐसी जगह थी जहां हर दिन हिंसा की नई खबर आती थी।
सुरक्षा एजेंसियां लगातार दबाव में रहती थी। गवाह डर के साए में जी रही थी। हजारों परिवार पहले ही घाटी छोड़ चुके थे या छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एफआईआर दर्ज हुई, क्राइम सीन की जांच हुई, सबूत भी जमा किए गए थे, लेकिन उसके बाद जांच आगे नहीं बढ़ी। साल दर साल बीते गए, अधिकारी बदलते गए, सरकारें बदलती रही, फाइल वहीं की वहीं पड़ी रही, इस मर्डर केस की फाइल। लेकिन 2024 में एक बड़ा बदलाव आता है। यह केस ऑफिशियल तौर पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए को ट्रांसफर किया जाता है। पहली बार इस फाइल को एक पुराने रिकॉर्ड की तरह नहीं, बल्कि एक नए एक्टिव मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की तरह देखा जाता है। गवाहों की ट्रेल दोबारा खंगाली जाती है, बैलिस्टिक सबूतों की दोबारा जांच होती है, मेडिकल रिकॉर्ड्स को आधुनिक फोरेंसिक नजरिए से परखा जाता है, कई ठिकानों पर तलाशी ली जाती है। यह सिर्फ पुरानी जांच का विस्तार नहीं था, यह पूरे केस का दोबारा निर्माण था, उसको दोबारा से बिल्डअप करना था। और यहीं इस केस का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एसआईए के मुताबिक सरला भट्ट की हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि उस दौर में चल रही टारगेट किलिंग के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी, जज, पत्रकार, कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े हुए बहुत से लोग निशाने पर थे। यह जांच एजेंसी का दावा है, जिसे अब अदालत में साबित करना होगा। 36 साल पहले जिस दिन सरला भट्ट को उठाया गया, उसी दिन एक और चीज भी उठाई गई थी, इंसाफ की उम्मीद। अब वो फाइल दोबारा खुल चुकी है। कोर्ट तय करेगा कि सबूत क्या साबित करते हैं, लेकिन एक सवाल कोर्ट के दायरे के बाहर भी खड़ा रहेगा। चार्जशीट की वो लाइन जिसमें जांच एजेंसी खुद ये मान रही है कि 36 साल तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो उन 36 सालों में इंसाफ आखिर कहां था?